नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 92.4 आगरा की आवाज़ पर मैं पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही खास दिन है और वो इसीलिए है क्योंकि हमारे किसान भाइयों के लिए जो हम एक जागरूकता कार्यक्रम लेकर आ रहे थे, आपको बहुत सारे विशेषज्ञों से रूबरू करा रहे थे, उसी का दूसरा पार्ट यानी कि किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 लेकर आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये विशेष कार्यक्रम है हमारा और ये उन्हीं के द्वारा प्रायोजित है। साथ ही साथ आपको हम ये भी ज़रूर बताना चाहेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित ये खास कार्यक्रम है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने किसान भाइयों को ये जानकारी दिलवाते हुए कि किस तरह से हम इस न्यूट्रिशन मंथ को और बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, पोषण से भरपूर है ये महीना। इस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद हैं। देर नहीं करते, आइए आपको उनसे रूबरू कराती हूँ। बहुत बहुत स्वागत हम अपने स्टूडियो में करना चाहते हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा जी का है, जो है एग्रोनॉमी चीफ यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। नमस्कार राजीव जी। धन्यवाद। एक बार फिर आपके साथ हम स्टूडियो में हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है पूजा जी, और बड़े खुशी की बात है कि पिछले साल ऑलमोस्ट हम लोगों ने इन्हीं दिनों में अपना जो इस कार्यक्रम का फेज 1 था उसका शुभारंभ किया था। बिल्कुल। और एक साल हमने काफ़ी अच्छे ढंग से अपने किसान भाइयों के लिए काफ़ी डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए काफ़ी अच्छे इफ़ेक्टिव प्रोग्राम्स बनाए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने जितनी खूबी के साथ उनको रिकॉर्ड करवाया और हमारे किसान भाइयों से और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से हमें पुश करा कि हम अपने टॉपिक्स उस तरह सेलेक्ट करके प्रोग्राम बनाने में आपका सहयोग करें। तो आई थिंक हम लोग जो ऑब्जेक्टिव लेके हमने इसका फेज 1 शुरू किया था, काफ़ी हद तक हम उसमें सफल रहे हैं। और उम्मीद करूँगा जो हमारी लर्निंग है पिछले साल की, उनके आधार पे इस बार का जो फेज़ 2 का जो प्रोग्राम है उसको हम अपने किसान भाइयों के लिए और ज़्यादा लाभकारी बना पाएंगे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को सुन के अपने फसलों को अच्छा कर सके और अपनी फसल की लागत कम कर सके, कुछ और समस्याएं अगर उनकी हैं तो उनके हल ढूंढ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्लेजर इज ऑल अस और इट्स अ टीम वर्क। आपके सहयोग, आपके एग्रोनॉमिस्ट, आपके विशेषज्ञ जब हमारे साथ जुड़ते हैं और साथ साथ आपके जो किसान चैंपियन हैं, जब वो हमारे रेडियो के माध्यम से या यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ते हैं तो एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन आता है। जी डेफिनेटली इस 2.0 कार्यक्रम को और बेहतर हम बनाने वाले हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आज का जो विषय है बहुत ही खास है और वो है मृदा स्वास्थ्य और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के माध्यम से पोषण सुरक्षा प्राप्त करना, यानी न्यूट्रिशन पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि हम पौष्टिक आहार सुरक्षा यानी कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो मिट्टी की सेहत इसमें कितनी अहम भूमिका निभाती है? बहुत बढ़िया सवाल है। और क्योंकि ये आपने से बताया कि हम ये न्यूट्रिशन पर आधारित ही बना रहे हैं और इस समय में हम पोषण की ही बात ज़्यादातर हमारे अन्य विभाग जो हैं, वो भी जो संबंधित विभाग हैं, वो भी अपने अधिकतर कार्यक्रम और अपने अधिकतर चर्चाओं के विषय पोषण संबंधित ही रख रहे हैं। तो सवाल भी आपका काफ़ी वाजिब है, इस समय को देखते हुए रेलिवेंट है। मिट्टी के स्वास्थ्य की जो आपने बात करी कि पोषण में उसके संबंध की, तो उसका बहुत गहरा संबंध है। अगर आप डेटा की बात करें हिंदुस्तान का, और मेरे ख्याल से आप भी जब भी कहीं बाहर जाते होंगे तो ये ऑब्ज़र्व करते होंगे कि जहाँ कहीं भी हम जाते हैं आजकल के हमारे जो बच्चे हैं उनमें अधिकतर बच्चे हमें उनकी उम्र के हिसाब से कमज़ोर दिखते हैं। बिल्कुल। और यही चीज़ अगर हम आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले जैसे जैसे हम पुराने समय में जाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये समस्या उतनी विकराल नहीं थी जो अब आपको साल दर साल होती दिख रही है, बढ़ती जा रही है। और एक छोटी सी एक्टिविटी है, हम लोग भी कई बार जब गाँव में जाते हैं तो जस्ट समझने के लिए कि हमारे जो ऑडियंस बैठे हैं उनके साथ कई बार उनके बच्चे भी आ जाते हैं, तो हम लोग भी लोगों को जागरूक बनाने के लिए कई बार उनसे ये एक छोटे से एक्टिविटी करवाते हैं कि अच्छा ये जो बच्चे बैठे हैं इनकी उम्र देख के बताओ। तो उनमें से ज़्यादातर बच्चे जो हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं, वो उन बच्चों की सही उम्र नहीं आंक पाते। और उसकी वजह क्या होती है कि जो वो देख रहे हैं
पता चलता है बच्चा उस उम्र से ज़्यादा उम्र का है जितना वो लग रहा है, कुपोषित है इसका वो मतलब। कुपोषित है। और अगर डेटा की बात करें तो जो डेटा हमारे पास, जो आंकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, उन आंकड़ों के आधार पे भारत में करीब 35% बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं। और ये तो हो गया जो जो बहुत स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। लेकिन भारत में 80%, और हो सकता है शायद ये आंकड़े 80 से ज़्यादा हो, 85% हो, उतने लोग जो हैं वो किसी ना किसी एक या दो, या तो किसी पोषक तत्व, किसी महत्वपूर्ण पोषक तत्व, या किसी मिनरल, विटामिन, या किसी भी तरीके की डेफिशिएंसी से ग्रस्त है। मतलब 80% तबका हमारी पॉपुलेशन का ऐसा है जो किसी न किसी रूप में थोड़ा या ज़्यादा कुपोषित है। और ये कुपोषण की जो वजह है वो सीधा सीधा संबंध उसका है हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य से, मिट्टी की उर्वरता से। क्योंकि आप अगर फूड चेन को देखते हैं तो जितने भी न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व हैं ये हमारे लिए उपलब्ध कहाँ से होते हैं? हम जो खाना खाते हैं उनसे उपलब्ध होते हैं। और हमारे को खाना देने वाले पौधे ये तत्व कहाँ से लेते हैं? उनके लिए जरिया है मिट्टी। तो अगर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है तो उसमें होने वाली फसल वो कुपोषित रहेगी, उसमें वो न्यूट्रिएंट नहीं होंगे। और अगर वो फसल जो है वो उसमें सही से पोषक तत्वों का भंडारण नहीं हो रहा है तो उनको खाने वाले इंसान या जानवर वो भी कुपोषित ही रहेंगे। और इसको सही समझने के लिए थोड़ा सा और अगर इस पर विचार करें तो कुछ डेटा हैं जो कुछ समय पहले मैं कहीं पे पढ़ रहा था कि कुछ ऑरेंजेस को लेकर स्टडी थी। इस वक्त मैं वो रेफरेंस एकदम से याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट ऑरेंजेस को लेकर स्टडी थी कि आज से 30 साल पहले एक संतरा जितना पोषण देता था, जितने उसके अंदर जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते थे, आज 7 संतरों में भी उतना पोषक तत्व नहीं मिल रहे। और इसका दूसरा पहलू मिट्टी से संबंधित बात करते हैं। पहले 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो पोटास, 1 किलो फास्फोरस, इससे कम 7 से 8 किलो, कम से कम 12 किलो अनाज उत्पादन हो सकता था। अगर आंकड़े हम खाली कैलकुलेट करें, सिंपल कैलकुलेशन करें, तो 12 किलो अनाज पैदा हो जाता था 1 किलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास से। आज की रेट में वो उत्पादन गिर के 2.2% हो गया। मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा अंतर आया है। प्रोडक्टिविटी अगर उसकी आप बात करें, जो न्यूट्रिएंट की यूज़ एफिशिएंसी की बात करें तो उसमें कितना गिराव हुआ है। और उसकी वजह सीधा सीधा मिट्टी का स्वास्थ्य है। हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। हमारे किसान भाई इस दौड़ में कि वो कैसे ज़्यादा जल्दी उगने वाली, ज़्यादा उत्पादन देने वाली फसलें लगाएं, इस दौड़ में वो फसलें तो लगा रहे हैं लेकिन वो मिट्टी के स्वास्थ्य को कई जगह नज़रअंदाज कर देते हैं, कई जगह उनको पूरा ज्ञान नहीं होता है और उसका परिणाम जो हो रहा है मिट्टी के स्वास्थ्य पे आ रहा है और उसी की वजह कुपोषण है। तो ऐसे में खेतों में जो असंतुलित खाद, बिल्कुल बैलेंस नहीं है वो खाद, उसका जो उपयोग हो रहा है, इससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है और हमारी फसल की जो गुणवत्ता है, दोनों पर असर पड़ रहा है और बुरा असर पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, इसका सीधा संबंध जो है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल रिलेटेड हैं। अगर हम पोषक तत्वों को सही से नहीं डालेंगे, क्योंकि पोषक तत्वों में भी बड़ा एक बैलेंस होना जरूरी है। बैलेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमारे यहाँ किसानों के साथ समस्या क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ जगह उनके पास ज्ञान का अभाव है, सही जानकारी का अभाव है, और कुछ जगह उनके पास जानकारी है लेकिन वो इस दौड़ में लग जाते हैं कि ये चीज़ सस्ती है या ये मेरे पास समय कम है या तुरंत जो उसकी लागत लगती है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। इस वजह से कई बार वो कुछ जानते हुए भी ये गलतियां कर देता है। इसका एक उदाहरण देके मैं समझाना चाहूँगा कि फास्फोरस का एक उदाहरण बड़ा अच्छा है जो कई राज्यों में समस्या होती भी जा रही है। हमारे यहाँ किसानों को आधा ज्ञान है। आधा ज्ञान कैसे, क्यों मैं बोल रहा हूँ, उन्हें ये पता है, बहुत से कृषि वैज्ञानिक जो खेतों में किसानों के साथ संबंधित रहते हैं, या बहुत से कंपनी के स्टाफ जो अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए कुछ ज्ञान देते हैं, उसकी वजह से किसानों को एक चीज़ पता चली है कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच ज़्यादा है तो आपके मिट्टी में फास्फोरस की कमी हो जाएगी, उसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। लेकिन
फिर भी अगर जैसे मैं इसी तत्व का उदाहरण देके बता रहा था, तो उसमें होता क्या, असल में ये होता है कि आपने ये तो बात जान ली कि पीएच बढ़ा तो फास्फोरस की कमी होगी और उसकी उपलब्धता कम होगी, लेकिन इसका मतलब पूरा सत्य अगर देखें तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीएच अगर आपका ज़्यादा हो गया तो वो पोषक तत्व मिट्टी में नहीं है। पोषक तत्व मिट्टी में है, लेकिन वो इस रूप में नहीं है जिसमें पौधा उसको ले सके। अच्छा। अब किसान क्या करता है, किसान को ये लगता है कि पोषक तत्व की अगर किसी की कमी है, बस उसी को डाल दो और उसे आप डाल दोगे तो वो कमी पूरी हो जाएगी। उसने पीएच बढ़ा देखा, उसने कहा फास्फोरस की कमी है, डीएपी उठाया, एप्लीकेशन करना शुरू कर दिया। डीएपी हमारे देश में किसानों के लिए सब्सिडाइज्ड है, करीब 85% इसकी जो कीमत है वो सरकार भरण करती है, तो वहन करती है, तो इसकी वजह से किसान को सस्ते दाम में मिल जाती है। उसके लिए एक आसान जरिया है फास्फोरस की कमी को दूर करने का। लेकिन होता क्या है, उसकी वजह से आपने जब फास्फोरस ज़्यादा डाल दिया तो फास्फोरस जितना पौधे ले पाएंगे उतना तो लेंगे, क्योंकि फास्फोरस के साथ क्या है, मिट्टी में बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। अच्छा। आपको जड़ों को फास्फोरस के पास जाना पड़ेगा, पौधे की जड़ को फास्फोरस के पास जाना पड़ेगा उसे ग्रहण करने के लिए। फास्फोरस मिट्टी में मूव करके पौधे की जड़ के पास नहीं जाएगा। मतलब आपने जितना डाला, अगर आपने जरूरत से ज़्यादा डाला है और सही जगह पे नहीं डाला है या सही रूप में नहीं डाला है, तो वो फास्फोरस पौधे नहीं ले पाएंगे। और क्योंकि वो बाकी जो न्यूट्रिएंट हैं, बाकी ऐसे जो आवश्यक तत्व हैं, जिसमें जिंक हो गया, जिंक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक और आंकड़ा है कि करीब 45% भारत के जो मिट्टी के नमूने हैं उनमें जिंक की कमी हो रही है। तो जिंक जैसे तत्व जो हैं वो इसके साथ एक्ट करके, बाइंड करके, और ये जो बचा हुआ फास्फोरस है वो खुद तो फिक्स होगा ही होगा, वो जिंक की भी उस मिट्टी में कमी कर देगा। और जिंक एक उदाहरण दिया, ऐसे और बहुत से आवश्यक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनकी वो कमी कर देगा। तो ये इसकी वजह से होता क्या है कि किसान ने तो ये सोच के डाला कि उसको फायदा मिल जाएगा, वो एक पोषक तत्व की कमी जो उसके पास आधी जानकारी थी कि पीएच ज़्यादा है तो इसकी कमी होगी, उसकी वजह से उसने उसको डाला। लेकिन उस एक गलती से उसने तुरंत का फायदा तो देख लिया, क्योंकि तुरंत तो उसकी फसल को फास्फोरस की कमी के लक्षण गायब होते दिखेंगे, लेकिन लंबे समय के लिए उसने अपनी मिट्टी को खराब कर लिया। और साथ ही साथ उसने अपनी मिट्टी के अंदर से जो पोषक तत्व थे उनकी कमी करी। अब उसको उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए दोबारा से उन पोषक तत्वों से संबंधित फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। उसकी कीमत बढ़ेगी, उसकी जो खर्चा है वो बढ़ेगा, उसका खर्चा बढ़ेगा, साथ ही साथ दूसरी तरफ वो अपनी मिट्टी की उर्वरकता को या उसके स्वास्थ्य को भी खराब करता जा रहा है। तो ये उदाहरण एक तत्व के लिए था। ऐसे ही नाइट्रोजन है, ऐसे ही और पोषक तत्व हैं जिसमें अगर किसान सही जानकारी के साथ नहीं डालेगा तो वो अपनी मिट्टी को खराब करता जाएगा, साथ ही साथ अपनी लागत बढ़ाएगा और दूसरे पोषक तत्व जो आराम से उस समय उस मिट्टी में उपलब्ध थे या हो सकते थे पौधों के लिए, उनकी उपलब्धता को भी कम कर देगा। यानी डॉक्टर राजीव, अधूरी जानकारी तो ज़्यादा नुकसानदायक बिल्कुल सही है। ऐसे में यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों को जहां अच्छे प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराते हैं, मैंने देखा है, हम लगभग 1 साल से देखते ही आ रहे हैं कि यारा फर्टिलाइजर मुख्य रूप से किसान भाइयों के लिए समय समय पर प्रोग्राम्स, सेमिनार, एजुकेशन, शिक्षा उन्हें देते हैं, जागरूक करते हैं। कुछ उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही है। तो हमारे इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे जो सहयोगी हैं, जो किसानों के साथ खेतों में या उनके फील्ड में काम करते हैं, वो बहुत सी फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि खेतों में, गाँव में जाकर किसान के समूहों के साथ मिलकर उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन करते हैं। कुछ जगह कुछ और जो वैल्यू चेन पार्टनर्स हैं, जैसे क्योंकि किसान को ऐसा तो है नहीं कि उसको सिर्फ फर्टिलाइजर की जानकारी चाहिए, उसको हो सकता है बीज से संबंधित जानकारियाँ भी चाहिए, उसको पेस्टिसाइड से संबंधित जानकारी भी चाहिए। वो उत्पाद हम नहीं बनाते हैं तो, लेकिन किसान को वो जानकारियाँ भी चाहिए। तो इसके लिए हम जो अपने बाकी जो वैल्यू चेन पार्टनर्स, जिनको हम वैल्यू चेन पार्टनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भी ऐसे उस श्रृंखला के भाग हैं, मुख्य भाग हैं, जो किसान से संबंधित या तो उत्पाद या सर्विसेज मुहैया कराते हैं। तो हम उन लोगों को भी साथ में लाके कुछ बड़ी क्रॉप सेमिनार्स करते हैं।
हम जो सरकार द्वारा या कुछ किसी विश्वविद्यालयों द्वारा जो मेलों का आयोजन होता है जी। उन मेलों में पार्टिसिपेट करके हम किसानों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। अनुसंधान केंद्रों के साथ, कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर हम अपने रिसर्च के ट्रायल्स लगाते हैं, कुछ अनुसंधान करते हैं ताकि एक साइंटिफिकली प्रूवन डेटा मिले कि जो सिद्धांतों पे हम बात कर रहे हैं वो किसान समझ सके। हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग टीम है जो क्योंकि आजकल ये सूचना क्रांति का समय है, डिजिटल, हम लोग भी इस वक्त डिजिटली कनेक्टेड हैं अपने सुनने वालों के साथ। तो हम लोग, हमारी जो डिजिटल टीम है वो भी कुछ ऐसे किसानों के उपयोग के आने वाले उनकी ज़रूरतों के आधार पर कुछ ऐसे उन्होंने टूल डेवलप करे हैं, कुछ ऐसे जरिए डेवलप करे हैं जिनको किसान फ्री में हमारे वेबसाइट पे जाके, साइट पे जाके उनको इस्तेमाल कर सकता है। कुछ ऐप के फॉर्म में है। ऐप आजकल, ऐप मेरे ख्याल से ऐप भाषा ये समझना ये सबके लिए आसान होगा क्योंकि हर एक के पास स्मार्टफोन है, उसमें मल्टीपल ऐप्स होते हैं। तो हमने भी कुछ ऐसे ऐप भी डेवलप करे हैं जिसमें फार्म केयर है, जिसको आप किसान मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सी सुविधाएं हैं जिनको किसान इस्तेमाल कर सकता है। हमारे पास एक लैब की सुविधा है मृदा परीक्षण के लिए, उसको यारा एनालिटिकल सर्विसेज कहते हैं, और ये काफ़ी विकसित और काफ़ी एडवांस लेवल की लैब है जो इस उत्तर प्रदेश में ही, आपके पास में ही बबराला, एक जहाँ पे हमारा यूरिया का प्लांट है, वहाँ पर स्थित है। इस लैब में हमारे पास पूरे भारतवर्ष से और भारत से बाहर के भी कुछ सैंपल्स हमारे पास आते हैं क्योंकि कुछ आस पड़ोस की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ जहाँ से हमारा कुछ टाइप्स है, तो कुछ वहाँ से भी हमारे पास सैंपल्स आते हैं। कुछ सरकारी संस्थान जिनके पास इस तरीके के परीक्षण की सुविधाएं नहीं हैं वो भी हम पे भरोसा करते हैं, वो भी हमें अपने सैंपल भेजते हैं, और करीब 40 से 45 हज़ार सैंपल सालाना हम एनालाइज करते हैं। ये एक पेड सर्विस है जिसके लिए हम मामूली शुल्क लेते हैं किसान से, लेकिन ये सारी सुविधाएं हैं जो किसान को सटीक जानकारी देने के लिए, और उसको वो जो आधी जानकारी की बात करी थी उस गलती में ना पड़ के कोई गलत कदम ना उठा लें, उससे बचने में काफ़ी सहयोग करती हैं। बिल्कुल। बाकी एक जरिया जो नया आपने अभी खोला है ये इस आगरा की आवाज़ के जरिए, तो ये भी एक माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपने किसान भाइयों से जुड़ते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस कार्यक्रम में और आगामी कार्यक्रम में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके की किसानों से संबंधित जो जानकारियां हैं वो साझा करें और जितना हो सके उनको लाभ पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है किसान भाइयों की, लगातार हम आपसे जुड़ें। यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, एग्रोनॉमिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो आपके पास आएँ, आपसे रूबरू हों, आपको बेहतर जानकारियाँ दें। आज हम न्यूट्रिशन पर जब हम बात कर रहे हैं तो हम मृदा स्वास्थ्य की खास तौर से बात कर रहे हैं। सॉइल टेस्टिंग की अभी आपने बात की है, सॉइल टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट है? सॉइल टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसे समझिए कि आपको मामूली बुखार हुआ है और आपको नहीं पता, आप खाली ये सोच के कि बुखार है, आप सिर्फ क्रोसिन या पैरासीटामोल खाते रहें और पता चले कि बुखार तो नहीं उतर रहा है, और बाद में तबीयत बिगड़नी कई बार शुरू हो जाती है, और बाद में पता चलता है कि ये तो डेंगू था और उस वक्त प्लेटलेट काउंट आपके जो है वो 5000 6000 रह गए। बहुत सरल समझा दिया आपने हमारे किसान भाइयों को। तब डॉक्टर ये कहता है कि इस मरीज को बचाना मुश्किल है ना। वही अगर आपने जिस वक्त बुखार हुआ था दूसरे दिन जाके आपने, मामूली सी लागत लगती है और सरकारी संस्थानों में तो ब्लड टेस्ट फ्री होता है, अगर वो बुखार होने के दूसरे दिन बाद अगर आपने ब्लड टेस्ट करा लिया होता, छोटा सा खर्चा होता, लेकिन उस छोटे से खर्चे के बाद आपको पता चल जाता कि यह मामूली बुखार है, मौसम की वजह से हुआ है, ये मलेरिया की वजह से हुआ है, ये डेंगू की वजह से हुआ है, चिकनगुनिया है या कुछ और समस्या है। अब इसी चीज़ को अगर मिट्टी के संबंध में लाते हैं, हमारे भाई ये समझते, जैसे मैंने आपको फास्फोरस का उदाहरण दिया था, खेत में कुछ फसल के ऊपर कुछ लक्षण दिख रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि ये पत्तियाँ पीली हो रही हैं। पत्तियाँ पीली होना, एक आम किसान से अगर पूछें तो पत्तियाँ पीली होने का मतलब उसको लगता है कि ये नाइट्रोजन की कमी हो गई है। तो वो क्या करेगा, सबसे सस्ती चीज़ और सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ जिस पे सरकार सब्सिडी भी देती है, यूरिया उठाएगा, यूरिया को डाल देगा, यूरिया डाल के आ जाएगा। लेकिन पता चला वो जो पीलापन था, वो पीलापन नाइट्रोजन की कमी के कारण नहीं था, वो पीलापन आपका जिंक की कमी के कारण था या सल्फर की कमी के कारण था।
किसी और न्यूट्रिएंट की कमी के कारण था, या वो किसी न्यूट्रिएंट की कमी के कारण होके किसी बीमारी के कारण था। हाँ। तो आपने नाइट्रोजन डाल दिया, नाइट्रोजन डालने से वो कमी तो पूरी हुई नहीं, और फिर वही होगा जैसे मैंने ज्वर का उदाहरण दिया था। हाँ। तो वही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से मृदा का जो परीक्षण है बहुत ज़रूरी है। किसान को समय समय पर अगर वो हर साल नहीं करा सकता तो कम से कम 2 साल में एक बार अपनी मिट्टी के कुछ नमूने जो हैं सही विधि द्वारा लेके आएँ। सही विधि में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मिट्टी का जो सैंपल जाता है वो भी सही ढंग से कलेक्ट होना ज़रूरी है। अगर वो सैंपल सही से कलेक्ट नहीं हुआ है तो आपका जो जानकारी है, क्योंकि जिन मशीनों से वो जिन प्रोसेस से आपका सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट बनेगी, एनालिसिस होगी, वो तो जो सैंपल आप डाल रहे हैं उसी को एनालाइज करके देगा। हाँ बिल्कुल। अगर आपने सही जगह से सही नमूना ही नहीं लिया है तो रिपोर्ट भी सही नहीं आएगी, सही तरीके से नहीं लिया तो रिपोर्ट भी सही नहीं आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी और बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। मेरे ख्याल से हमारे किसान भाइयों को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और उसके आधार पर जो उसके पोषण, जो उसकी मिट्टी की जानकारी, जब उसकी जांच की जानकारी आती है उसके आधार पर जो बैलेंस पोषक या आपके सही अनुपात में जो पोषक तत्वों की रिकमेंडेशन की जा रही है, जो उसके लिए आपको जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पर अगर वो पोषण प्रबंधन करते हैं तो फसल बढ़िया रहेगी, किसान की लागत कम लगेगी, और साथ ही साथ मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके साथ 1 साल काम करके तो ये रेडियो वाले भी सीख गए हैं कि किस तरह से मृदा का परीक्षण के लिए उसको लेना है, सॉइल टेस्टिंग के लिए लेना है, और कितनी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको किसान भाइयों दोहराकर हम बता दें कि ये खास किसान जागरूकता कार्यक्रम जो रेडियो पर हम आपको लेकर आ रहे हैं, ये है यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। जी हाँ, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है यारा फर्टिलाइज़र का, और साथ ही साथ निर्देशित है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की ओर से। हम लगातार यही कोशिश करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को हर तरह की जानकारी यारा फर्टिलाइज़र के माध्यम से हम यहाँ पर, यानी हमारे रेडियो 90.4 के माध्यम से प्रोवाइड कराएं। इस फ्रीक्वेंसी पर आप कभी भी जा सकते हैं और ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। साथ ही साथ कभी कोई कार्यक्रम मिस हो गया है तो आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी इन विशेषज्ञों को सुन सकते हैं और साथ ही साथ देख सकते हैं, और कोई भी जानकारी देश के किसी भी कोने में बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब पेज है 90.4 आगरा की आवाज़। हम आज डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, जो कि चीफ एग्रोनॉमी हैं यारा फर्टिलाइज़र इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, इनसे हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। और जब पोषण की बात आती है तो पोषण हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है, और अगर देखा जाए तो इंटरनली वो पौधों से जुड़ा है, पौधों के साथ साथ मिट्टी से जुड़ा है। और तभी शायद हमारी भारत की जो धरती है इसको माँ कहा जाता है, क्योंकि जब हम उस माँ को ही पोषण नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो वो अपने बच्चों को खाने के लिए कैसे पोषक तत्व प्रदान करेंगे। ऐसे में एक बहुत अलग सा मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी कि जैविक खाद जो है, इस पर बहुत आजकल हमारी सरकार भी जोर दे रही है, और जैविक खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत अच्छा है। ऐसे में जैविक खाद और रासायनिक खाद दोनों का संतुलित प्रयोग करते हैं अगर हम लोग, तो हमारे किसान भाइयों को कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान होता है? बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ पे हम बैलेंस फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं या मिट्टी के स्वास्थ्य को, जब आप मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में इतने सवाल जवाब कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पर ये प्रश्न बहुत रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि जैविक खाद वाकई बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैविक खाद अगर आप डालते हैं तो आपकी मिट्टी में जो ऑर्गेनिक तत्व हैं वो उनका उसमें इजाफा होता है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सही जानकारी तभी है जब आपको पूरी जानकारी है। बिल्कुल। कई बार आधी जानकारी किसान के लिए ज़्यादा घातक हो जाती है। किसान क्या, किसी भी, अगर हम किसी के लिए भी बात करें, फील्ड में आधी जानकारी हमेशा घातक है। जैसे मैंने ज्वर का उदाहरण दिया कि बुखार है, उन्हें पता है पैरासीटामोल बुखार कम करती है, क्रोसिन बुखार कम करती है, लेकिन अपने आधी जानकारी में हर बुखार के लिए क्रोसिन लोगे, पैरासीटामोल लोगे तो वो नुकसानदायक है। वैसे ही जैविक के लिए अगर बात करते हैं, जैविक बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी पर्सनल अगर इसमें सलाह राय अगर माने तो हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए। मतलब हमें एक ऐसी अप्रोच अपनानी चाहिए जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र और जैविक फर्टिलाइज़र को साथ में हमें लेके चलना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ जैविक फर्टिलाइज़र के साथ अगर खेती करना चाहेंगे तो फसल तो बिल्कुल मिट्टी के लिए तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है,
उस बढ़ती पॉपुलेशन को खाना उनके लिए मुहैया कराने के लिए शायद हम उतना अनाज नहीं उगा पाएंगे, और शायद ज़्यादा लंबा समय भी ज़्यादा लगे। लंबे समय तक उतना अनाज नहीं, क्योंकि आज की डेट में जो वैरायटियां जो इजाद करी गई हैं, आप अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले की और आज की वैरायटीज़ को देखें, हर फसल में, किसी भी फसल में अगर जाते हैं, सीरियल्स में जाएं, फलों सब्जियों में जाएं, हाइब्रिड्स आ गए हैं। इन फसलों की, इन वैरायटियों की जो पोषक तत्वों की जो मात्रा की रिक्वायरमेंट है या उनकी मांग जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर वो उत्पाद बना रहे हैं तो उत्पाद बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो पोषक तत्व, पानी, हवा, यही चीज़ें हैं। तो उनके लिए रॉ मटेरियल देना भी ज़रूरी है, और उतना रॉ मटेरियल खाली जैविक के से अगर आप देना चाहें तो शायद उत्पादकता उतनी ना रह पाए जितनी किसान को चाहिए, और उसके लिए हो सकता है कि वो 1 साल करके देखे और उसके बाद उसे लगे कि इसमें तो उत्पादन आ नहीं रहा है, तो हताश हो जाए और उसको ड्रॉप कर दें। इससे बेहतर है, क्योंकि इसके उदाहरण हमारे पास, हमारे पड़ोस का देश है श्रीलंका, आपने सुना होगा, वहाँ पे भी एक बार उन्होंने पूरा ऑर्गेनिक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, परिणाम हम सबके सामने है। तो जैविक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जैविक को सही ढंग से केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जो ज़रूरत है फसल की वो पूरी कर पाएंगे, और बढ़ती पॉपुलेशन के लिए हम खाना करेंगे। एक बड़ा बढ़िया सा एक उदाहरण है जो मेरे को अभी ध्यान आ रहा है। एक डेटा है जिसमें कहा गया है कि पिछले 30 सालों में जो पॉपुलेशन बढ़ी है, उस पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए अगर हम जो 30 साल पहले का जो उत्पादन हो रहा था, या जितना हमारे पास जो जिस तरीके के जो प्रैक्टिसेस थे, अगर हम उन्हीं पे चालू रहते, उन्हीं पे अगर हम काम करते रहते या उन्हीं को अपनाए रहते, तो शायद इस बड़ी पॉपुलेशन को हम भोजन नहीं खिला पाते। और जब से फर्टिलाइज़र का आविष्कार हुआ है, केमिकल फर्टिलाइज़र का जब से आविष्कार हुआ है, अगर तब से अगर देखें तो तब से अब तक जितनी जनसंख्या बढ़ी है, उसको खाना खिलाने के लिए उसी औसत से अगर उत्पादकता बनी रही होती, जो क्योंकि उस टाइम तो फर्टिलाइज़र नहीं था, तो हम लोग जैविक पे ही जाते थे, या बाकी जो और चीज़ें हैं उन्हीं पे जाते थे, हमारे पास केमिकल फर्टिलाइज़र था नहीं। तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिए अब तक कम से कम 2 बिलियन हेक्टेयर जो वर्जिन फॉरेस्ट एरिया हैं, जो जंगल हैं, उन जंगलों को काट के खेत बना दिए गए होते और उनसे उत्पादन आता, तो उतना उत्पादन इस बढ़ी हुई जनसंख्या को भोजन देने के लिए पर्याप्त होता। मतलब आप ये समझिए कि इन केमिकल फर्टिलाइजर ने इनडायरेक्टली इतने जंगलों को कटने से बचा लिया है। तो मेरा तो मानना ये है कि पूरी जानकारी रखें। जैविक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन खाली जैविक की जगह बेहतर होगा कि आप जैविक और केमिकल का एक सही अनुपात बनाएं और फिर इस्तेमाल करें, तो हमारे मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, पौधों को उनकी ज़रूरत के तत्व मिलेंगे, और किसान की जेब के ऊपर भी बहुत वजन नहीं आएगा, और उसको मुनाफा होगा, तो वो खेती में इंटरेस्टेड रहेगा, खेती करने में उसका मन लगा रहेगा। नहीं तो हमारे किसान भाई जो कई बार गलत कदम उठा लेते हैं खेती में, जब उनको मुनाफा नहीं होता है, नुकसान तो होता है, वो भी काफ़ी हृदय विदारक चीज़ें होती हैं कि अगर कोई किसान उसका उत्पादन कम होने की वजह से या मुनाफा ना होने की वजह से अगर कोई इतना कड़े कदम उठा रहा है जिससे वो और उसकी परिवार ज़िंदगी भर प्रताड़ित रहेंगे, दुख में रहेंगे, तो मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। बहुत गलत है, बिल्कुल, क्योंकि एक किसान का जो जीवन है, उसके पूरे परिवार का जो जीवन है, वो कृषि पर ही निर्भर करता है। तो लागत अच्छी होना भी यहाँ बहुत ज़रूरी है। और अब जब आपने बात की है बैलेंस्ड होना चाहिए सब कुछ, तो आप ये आज वादा करके जाइए कि अब हमारे किसान भाइयों को लगातार हमारे रेडियो के माध्यम से आप विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह से जानकारियाँ और सही जानकारियाँ दिलवाते रहेंगे। बिल्कुल पूजा जी, ये यारा फर्टिलाइज़र का ये हमेशा से ही, और खाली आपके साथ नहीं, हिंदुस्तान के किसानों के साथ नहीं, दुनिया भर के जितने भी किसान जो यारा फर्टिलाइज़र से जुड़े हुए हैं, हमारा हमेशा उनके साथ यही कमिटमेंट रहता है, यही वादा रहता है कि हम किसानों को जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन है और जो बेस्ट उत्पाद है, जिससे ना तो उनकी मिट्टी ख़राब होगी, ना उनके फसलें ख़राब होगी, और ना ही किसी पशु के ऊपर या वातावरण के ऊपर उसका दुष्प्रभाव होगा, ऐसे उत्पाद बना के देंगे, सही जानकारी देंगे। और सही जानकारी के लिए अगर आप देखें, हमारे जहाँ भी आप लोगो देखेंगे, हर लोगों के नीचे आप नॉलेज ग्रोज लिखते हैं,
हाँ। तो हम वो लिखते ही इसीलिए हैं क्योंकि हम पहले ही चीज़ यही मान के चलते हैं कि हम जो ज्ञान है उस ज्ञान को, जो अधूरा ज्ञान फैला हुआ है, उसको पूरा करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपने किसान भाइयों को दे पाएंगे तो हम खुद भी खुशहाल रहेंगे, क्योंकि हमें भी तो वही खाना खाना है ना। अगर हमें जो खाना हमारे किसान भाई पैदा करके दे रहे हैं उसमें अगर पोषक तत्व नहीं है तो हम, हमारे बच्चे, वो भी तो कुपोषित रहेंगे। बिल्कुल। तो ये सबके लिए है मेरे ख्याल से, ये पूरे समाज के लिए है, और ये हमारा वादा है, कमिटमेंट है कि जिस मुहिम के साथ यारा ने ये कार्यक्रम शुरू किया है उसको जारी रखेंगे, और हम ये जो ज्ञान का जो प्रवाह है उसको बनाए रखेंगे डेफिनेटली। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ अभी समय तो हमें और इजाज़त नहीं देता है बात करने की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हमारे स्टूडियो में न्यूट्रिशन पर बहुत बात हुई, मृदा के स्वास्थ्य पर बात हुई है। मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपका, हमारा, हमारे बच्चों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ऐसी ही बहुत अच्छी जानकारियां हमारे इस कार्यक्रम में, जो है रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम 2.0, इसमें आपको प्राप्त होती रहेंगी लगातार यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान आए, डॉक्टर राजीव मिश्रा जी, जो हैं चीफ एग्रोनॉमी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारियाँ आपने हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, क्योंकि हमें भी एक नया जरिया मिला अपने किसान भाइयों से जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं हम इसको जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हो गया आपसे फिर से मुलाकात बहुत अच्छी बातों के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ में। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।